आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आज सभी नंबरों को कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी नंबर में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आज के बाद से वो डाउट नहीं रहने वाला। बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को हर एक संख्या के बारे में अच्छे से समझ में आए। आइए अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली की क्लास मिलती रहे। आइए हम लोग अब देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। नंबर क्या होते हैं, तो नंबर ऐसा होता है जिससे किसी भी संख्या को कहीं भी मैथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, तो नंबर ही मैथ को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर कई प्रकार के होते हैं। सबसे मेन जो दो प्रकार होता है, पहला वास्तविक संख्या। पहला क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। इधर आएगा वास्तविक संख्या और इसका दूसरा भाई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर होता है, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसकी कल्पना ही की जा सकती है, नाम ही है काल्पनिक, मतलब जिसका कल्पना की जा सकती है, जिसको हल, जैसे मान लीजिए काल्पनिक संख्या को पहचानेंगे कैसे, कभी भी कोई संख्या का वर्गमूल निकालना और वो संख्या माइनस में, जैसे -3, तो यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, यह रियल नंबर नहीं है, यह कैसी नंबर है, तो यह हमारी काल्पनिक संख्या है। जब कभी भी अंडर रूट में माइनस में कोई संख्या आ जाए तो वह काल्पनिक संख्या होती है। ऐसे नंबरों को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर क्या हो जाते हैं, हमारे वास्तविक संख्या हो जाते हैं। आइए इसके आगे में और हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके टॉपिक में काल्पनिक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नहीं आता है और यूपीपी में ऐसे भी नहीं आता है। आइए अब देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या देखना है, रियल नंबर। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जितनी भी नंबर हम लोग ज्यादातर देखते हैं सभी संख्या वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसके भी दो प्रकार, एक हो जाता है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, और दूसरा हो जाता है पूर्णांक के अलावा डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक कैसा होता है, तो पूर्णांक हमारा धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ये बताइए धनात्मक ऋणात्मक लिखा जा रहा है, लेकिन जीरो इसमें ना तो धनात्मक लिखा गया है, ऋणात्मक लिखा गया है, फिर भी जीरो लिखा गया है। तो इसलिए जीरो लिखा गया है क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही निगेटिव नंबर। जीरो न तो धनात्मक संख्या है, न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक नंबर है जो न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में देख लिया। पूर्णांक के और उदाहरण जैसे +5, 3, 2, 0, -2, -3, -5, ये सब क्या है, ये सभी पूर्णांक है। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या के ही प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय भी होते हैं। इसी के प्रकार होता है परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और इसी का दूसरा प्रकार हो जाता है अपरिमेय। अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी परिमेय संख्या। अब जो दशमलव संख्या है इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। एक तो देख लिए परिमेय अपरिमेय, इसमें एक और हो जाएगा, वो क्या होगा, शांत और अशांत। इसी में एक होता है शांत, एक होगा अशांत। शांत अशांत का मतलब क्या है, शांत का मतलब होता है कि कभी भी किसी संख्या में यदि हम भागा दे रहे हैं
किसी नंबर से भागा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद कट जाता हो पूरा पूरा, तो वो कैसा दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। और जब किसी नंबर को हम उसके हर से भागा दे रहे हैं अंश में और वो कहीं पे कट नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। अब देखिए जैसे शांत दशमलव संख्या, आइए इसको थोड़ा सा विस्तृत में देख लेते हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। देखिए जैसे मान लीजिए शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, इसके उदाहरण तो 2/5, 8/16, 9/8। देखिए हम लोग एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको देख के ही हम लोग पहचान लेंगे कि ये शांत दशमलव संख्या है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? जब ये जो उसके नीचे वाला हर है, इसमें यदि 2 और 5 है, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों, ये दोनों है, तो वह संख्या हमेशा शांत दशमलव संख्या होगी। अब देख लेते हैं हम लोग अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या मतलब जो पूरा कट जाता हो दशमलव के बाद। अब जैसे 2/5 में 2 में 5 से भागा देंगे तो इसका मान आएगा 0.4। देखिए 4 के बाद खत्म हो गया, 4 के बाद कोई संख्या नहीं है। अब 8/16 से 80 में 8 में भागा देंगे तो इसका मान आएगा 0.5। देखिए 5 पे खत्म हो गया। अब 8 से 9 में भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहली बार एक बार 10 तो 8 है कम, 8 2 20, 8 2 16, 8 5 40। देखिए 5 पे खत्म हो गया, ये भी 5 पे खत्म, ये 4 पे खत्म। तो ये कैसी संख्या है? ये शांत दशमलव संख्या है। इसी के अपोजिट एक होता है अशांत दशमलव संख्या, उसे भी देख लेते हैं। अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? मतलब जो कहीं पे उनका बटा खत्म नहीं होता है। जैसे देखिए 1/3, 2/6, 5/9, ये सब ऐसी संख्याएं जो कहीं पे खत्म नहीं होती हैं। अब 1/3 को आप लिखते रहेंगे तो 0.33333 ये कहीं पे कटेगा ही नहीं। 2/6 का भी मान यही आएगा 0.333, खत्म नहीं होगा। अब 5/9 को आप लिखेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा? 0.5, 9×5 45, हमेशा 5 5 ही आएगा, 5 5 5। ये भी कहीं पे खत्म नहीं होगा, लेकिन इसे हम लोग बार लगा के लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार, इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार, इसको लिख सकते हैं 0.5 पे बार। ऐसे हम लोग इन संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो ये हो गई जो आवर्ती दशमलव संख्या, मतलब जो बार बार रिपीट होती है, बार बार दोहराती है। जैसे 3 बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, 5 है, 5 भी अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैसी संख्याएं होंगी? ये दोहराने वाली संख्याएं होंगी। ये कैसी? आवर्ती दशमलव संख्या। इसके एक अपोजिट होता है अनावर्ती दशमलव संख्या, मतलब जो तो कहीं पे खत्म नहीं होगा लेकिन कभी रिपीट भी अपने आप को नहीं करेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। वो अपने आप को रिपीट भी कहीं नहीं करेगा। इसको कैसे लिखा जाता है? तो दशमलव 1 2 3 4 5 6, ये सब उसी के उदाहरण है अनावर्ती दशमलव संख्या के। मतलब जो कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि कहीं से रिपीट करने लगे अपने आप को, हमेशा अपने आप को दोहराता नहीं है। जो आवर्ती दशमलव संख्या होती है वो दोहराती है, लेकिन ये कभी भी अपने आप को दोहराता नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं? और कोई उदाहरण 1 0 0, 1 3 0, 1 4 0, ये सब उदाहरण है उसी के अनावर्ती दशमलव संख्याएं के। मतलब जो दोहराने वाली संख्याएं नहीं होती हैं, बिना दोहराने वाली संख्याएं ये कहलाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देख लेते हैं। आप लोग साथ में हमारे लिखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को भली बात ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए परिमेय संख्या, ये रहा हम लोगों का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो Q होता है यह 0 के बराबर नहीं होता है, और जो P और Q होते हैं यह पूर्णांक से संबंधित होने चाहिए। देखिए आप लोग केवल यहीं तक पढ़ लेते हैं कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
लेकिन जो P और Q है यह पूर्णांक से भी संबंधित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2.3 और 3.8 ये दोनों परिमेय संख्याएं हो जाए, नहीं होंगे, क्योंकि ये और ये इंटीजर नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है, ये दोनों पूर्णांक भी होने चाहिए, तभी वह हमारी परिमेय संख्या होती है। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। इसके उदाहरण लिख रहे हैं परिमेय संख्या के, तो परिमेय संख्या का हम लोग उदाहरण लिख लेंगे, जैसे 2/5, 3/8, 1/3, 2/5, ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण ही है। इसमें और उदाहरण 8, 0, 5, -2, ये सब भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो नहीं लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे? जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 8, करड़ी में 5, मतलब करड़ी में ऐसा नंबर लिखना है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता, और इसी में पाई आता है। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो ये नहीं कि 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो 22/7 अनुमानित मान होता है, फिक्स मान नहीं होता है। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम लोग और नंबरों के बारे में देख लेते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का परिमेय अपरिमेय। उदाहरण भी आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को भली भांति समझ में आ जाएगा। आइए और भी हम लोग नंबर देख लेते हैं। सब अभी जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब किसके प्रकार है? ये सभी वास्तविक संख्या के ही प्रकार हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये किसका प्रकार होता है? वास्तविक संख्या का है और पूर्णांक का भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या और धनात्मक पूर्णांक का प्रकार है प्राकृतिक संख्या। इसे दो संख्याएं होती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन 1 से स्टार्ट होता है, कौन 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग ऐसे इसे एज्यूम कीजिएगा, इसे समझिएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो ना हो और उसको हम लोग काउंट करें। प्रकृति में जैसे कोई भी चीज होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी, ये नहीं होगी कि होगी ही नहीं और उसे हम लोग काउंट कर रहे हैं। और वो ऋणात्मक में है ही नहीं, कोई संख्या ऋणात्मक में होगी नहीं। अब कोई समान ऐसा तो होता नहीं है कि ये संख्या है, या यहाँ पे आदमी ऋणात्मक में है, यहाँ पे लड़के ऋणात्मक में है, यहाँ पे लड़के धनात्मक हो सकते हैं लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ऐसा तो बोला नहीं जाता है कि यहाँ पे 0 लड़के हैं, ऐसा तो बोला नहीं जाता है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्रकृति में जो चीजें होती हैं वो 1 से ही स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 इससे लेके अनंत तक। जो पूर्ण संख्या होता है ये क्या होता है? तो ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या। अब इन दोनों में इतना ही आप लोग समझ लेंगे, बहुत है। इतने से ही प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या खत्म हो जाती है। यही एक डाउट ही होता है लोगों को कि कौन 0 से स्टार्ट होता है, कौन 1 से, इसी में कंफ्यूजन होती है। अब आपसे कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि कहीं पर यह आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं होता है। लेकिन ये सब इसमें आ सकते हैं, ये सब यहां से यहां तक नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये सभी होल नंबर नहीं, यह नेचुरल नंबर हो सकता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आइए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे में हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर, और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। गुणनखंड कितने होंगे? केवल 2 गुणनखंड।
केवल 2 गुणनखंड, और भाज्य संख्याओं के इनके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। कम से कम कितने? कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। तो अब अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड ये ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी दुनिया से मतलब नहीं होता है, ये खुद से केवल मतलब रखते हैं। मतलब जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके केवल 2 गुणनखंड, एक ये संख्या स्वयं होती है, दूसरी संख्या एक होती है। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही बढ़ता जाता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। आप अभाज्य संख्याएं, एक चीज इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्याएं देखी जाएंगी सभी होंगी विषम। सभी संख्याएं कैसी होंगी? विषम। विषम मतलब ऑड नंबर होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन अपवाद में क्या होता है? 2। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या होते हुए भी विषम संख्या नहीं होती है। तो कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 2। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम संख्या नहीं है परंतु अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या होगा? 2। ये सभी का आंसर हो जाएगा 2। और आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब भाज्य संख्या क्या होती हैं? तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या नहीं होती है। भाज्य संख्या क्या होगी? तो ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जो संख्या इसमें नहीं है सभी को उठा के इसमें रख दो, केवल एक को छोड़ के। 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 लिख दो, 5 है, 6 नहीं है तो 6 लिख दो, 7 है, 8 नहीं है तो 8 लिखो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, नहीं है तो 11 है, 12 नहीं है तो 12 लिख दो, 13 है, 13 के बाद नहीं है तो 14 लिखो, 15 लिखो, 16 लिखो, सभी हो जाएंगे। ये नहीं है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 को छोड़ के। तो ऐसा मत कह देना कि सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्याएं जो होती हैं ये सम भी होती हैं विषम भी होती हैं। अब भाज्य संख्याएं, अब पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4। अब आप लोगों को ऐसे तो सबको मालूम होता है, लेकिन एग्जाम में जो आता है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है। जैसे पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का औसत निकालिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा निकालिए, दोनों का लौसा निकालिए, दोनों का योग बताइए, दोनों का गुणनफल बताइए, ऐसे ऐसे पूछता है। अब जो एक है, आप लोगों ने देखा एक न तो इसमें आया न तो इसमें आया, तो जो एक है यह न तो भाज्य है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य, न तो भाज्य न ही अभाज्य, ये दोनों नहीं है, यह दोनों नहीं होता है, न तो अभाज्य न ही अभाज्य। एक ये रहा हम लोगों का भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब इसके बाद हम लोग इसी से एक जुड़ा हुआ होता है सभाज्य संख्या, उसको भी देख लेते हैं। सभाज्य संख्या क्या होते हैं? तो सभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे 9, 14, ये एक सहभाज्य संख्या का उदाहरण है। इन दोनों का लम्बासा क्या होगा? 1। उसके बाद से लिख सकते हैं आप 10, 11। लगातार 2 संख्याएं, क्रमागत 2 संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होंगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रमागत 2 संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्रमागत 2 संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो सहभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। इसमें इतना ही है। अब हम लोग देख लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिनको 2 से भागा देने पर कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जिनमें 2 का भागा जा सकता है। तो सम संख्याओं को पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात होती है पहचानना। तो पहचानेंगे कैसे? इनके इकाई के अंक में रहेगा 0, 2, 4, 6, 8। इससे पहचान लेंगे कि वह संख्या है सम संख्या है।
और जिनमें 2 से भागा दिया जा सकता है। 2m संख्या जिसको 2m के रूप में लिखा जा सकता है वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इसका उदाहरण एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, -2, -4, -8, 0, 2, 10, 14, 20, ये सब सम संख्या होती है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवन नंबर। इवन नंबर कहा जाता है। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जिसमें 2 से भागा देने पर कैंसिल ना होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2m+1 के रूप में। 2m+1 के रूप में। अब पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1। इसमें 1, 3, 5, -7, -13, -9, 9, 11, ये सभी विषम संख्या होती है। विषम संख्या जिनमें 2 से भागा देने पर कैंसिल ना हो सके वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अब इनमें सम ही और विषम पे भी एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से सम विषम खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे पूछे कहीं पे कि सम को सम से जोड़ने पर क्या आएगा, विषम को विषम से जोड़ने पर क्या आएगा, सम को विषम के साथ जोड़ने पर क्या है। तो इसमें जो आता है उसको देख लीजिए। सम को सम से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। विषम को विषम से जोड़ेंगे तो सम आएगा, यहाँ भी सम आएगा। और सम को विषम से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम आएगा। जैसे आप लोग एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे 2 ले लीजिए। 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो 4 सम होता है। 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6 आएगा, जो सम होता है 6। और 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो 5 एक विषम संख्या होती है। ये रहा हम लोगों का सम और विषम, यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, एक और बस नंबर बचा हुआ है, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। उसको भी देख लेते हैं। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या क्या होती है? तो इसमें जो उसके गुणनखंड होते हैं उस संख्या के स्वयं का गुणनखंड छोड़ के सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर वह संख्या स्वयं आ जाती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया 6। 6 का गुणनखंड क्या होता है? 1, 2, 3 और 6। लेकिन इसमें जो संख्या स्वयं है उसको छोड़ देना है। अब बाकी के गुणनखंडों को जोड़ना है। 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 आया। देखिए, जोड़ने पर यदि वही संख्या आ जाती है गुणनखंडों को तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कही जाती है। परिपूर्ण संख्या को परफेक्ट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर भी कहते हैं परिपूर्ण संख्या। इसके 2-3 उदाहरण है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि उसे डायरेक्टली एग्जामों में पूछा जाता है। क्या है उदाहरण? तो 6, 28, 496, 6, 28, 496, ये सब एग्जाम्पल है। 2 अंकों की संख्या तो 28, 1 अंकों की संख्या तो 6, 3 अंकों की संख्या तो 496। ये सब ऐसे गुणनखंड होते हैं, ऐसे इनके गुणनखंड होते हैं जिनको जोड़ने पर परिपूर्ण संख्या आ जाती है। मतलब ये खुद आ जाते हैं, इनके खुद को छोड़ करके बाकी सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर ये संख्या स्वयं आ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भली बात समझ में आया होगा। और नंबर सिस्टम में आज के बाद से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको मैंने आज आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। आज के बाद से आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ने में आसानी होगी। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब अगले दिन से इस पे कैसे सवाल बनते हैं, इसमें और भी कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं नंबर के ऊपर, उसको हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।